सो हेलो एवरीवन, हम फिर से आ चुके हैं आज एक और क्लास लेके। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। और इसमें भी हम बेसिकली बात करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत नाम की किताब की। आपको पता है इंडियन पॉलिटी के लिए सिर्फ एक ही किताब जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है लक्ष्मीकांत। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन से सैलियंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्या है? सैलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में आपके लिए बेनिफिशियल क्या होने वाला है? एक तो एक्सटेंसिव कवरेज होगी टॉपिक्स की, और इसमें एक आर्टिकल बाय आर्टिकल एक्सप्लेन किया जाएगा इस सीरीज़ में पूरी। ये मैं पूरी सीरीज़ आपको करवाऊंगा पूरी पॉलिटी की। और इसमें आपको इम्फेसिस दिया जाएगा यूपीएससी, एसएससी, एफ कैट, एयरफोर्स, एक्स वाई, नेवी, एसएसआर, ए जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें भी इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है उसके लिए सबके लिए ये आपके लिए बेनिफिशियल सीरीज़ रहेगी। तो इसे शुरू करने से पहले आपको एक नोटबुक और पेन लेके बैठना है, क्योंकि इसमें आपको मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कराऊंगा जो आपको नोट्स में लिख लेने हैं और बाद में उनको रिवाइज करना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। और किसी भी एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप तैयार हो जाइए और अब हम शुरू करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया के बारे में फैक्ट क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जैन 1950 को एनफोर्स्ड हुआ था। तब तक हमारी इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही थी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी, एक्टिंग गवर्नमेंट। ठीक, ये कैबिनेट प्लान और माउंटबेटन प्लान के बाद हुआ था। और माउंटबेटन प्लान जिसके बाद पाकिस्तान अलग हो गया था उसके बाद बनना शुरू हुआ था। और इसे लगभग 2 years 11 months और 18 days, लिख लीजिए आप इधर, 18 days बनने में लगे थे पूरे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे। अब और भी बात करते हैं कि यह है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ज़्यादा लेंथी है। ठीक है, वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, ये तो बात सबको पता ही है। ये ड्रोन है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब बहुत सारे सोर्सेज का कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के इसे बनाया गया है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये क्या है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये हम आगे पढ़ेंगे। बस आप ये मान लीजिए कि इसे अमेंड करना भी आसान है और मुश्किल भी है। ठीक है, फेडरल सिस्टम और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ अभी इनके नाम सुनते रहिए। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हमारा बेसिक है। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या पॉइंट है। ए सेकुलर स्टेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये 18 ईयर्स से रिलेटेड है। 18 ईयर्स वोटिंग एज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेक्युलर स्टेट, आपको पता है सेक्युलर जो किसी भी रिलीजन के अंदर इंटरफेयर ना करे। दो तरह के सेक्युलरिज्म होते हैं। सेक्युलरिज्म दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उस पर भी हम बात करेंगे। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन, कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल और यूपीएससी। ठीक है, इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस, 3 टायर गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हमारा आज का एजेंडा होगा जिस पर हम बात करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले ये लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके के होते हैं, कुछ रिटर्न होते हैं जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का। यूएसए सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले बन गया था, पर हमारी सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो इसमें आप डिफरेंस याद रखेंगे। और रिटर्न को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ लॉज हैं जो लोग मानते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेंथिएस्ट है, ये आपको पता चली गया। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड कॉम्प्रिहेंसिव है, एलाबरेट है और डिटेल डॉक्यूमेंट है। जब शुरुआत में 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें था एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स और 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स। पर अब जो है प्रेजेंटली उसमें अराउंड 470 आर्टिकल्स हैं। ये आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से ओरिजिनली से। ठीक है, 25 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है और 12 शेड्यूल्स हैं। पहले 8 शेड्यूल से अब 12 शेड्यूल है, और 395 आर्टिकल से अब 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं। और बहुत सारे अमेंडमेंट भी आए हैं 1951 में। 1951 में हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट। तो अगर आपको पूछ ले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में। ठीक है, 20 आर्टिकल्स हम डिलीट कर चुके हैं, 1 पार्ट डिलीट कर चुके हैं, और अबाउट 95 आर्टिकल्स ऐड हुए हैं और 4 पार्ट भी ऐड हो चुके हैं।
और 4 शेड्यूल भी। किसी भी अदर कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे आर्टिकल और शेड्यूल नहीं है, तो हम डिस्कस कर ही चुके। ठीक है, तो ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट। और ये यहाँ से इसमें कितने वो हैं शेड्यूल, आर्टिकल्स कितने हैं, ये सब आप लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और ये क्वेश्चन में आ सकता है किसी भी एग्जाम में। अब है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे, उन्होंने क्या किया, अलग अलग बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को वो स्टडी करा गया। उसके बाद उनमें सबसे जो बेस्ट आइडियाज़ थे उन्हें निकाल कर एक जगह इकट्ठा कर कर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी मेजर रोल है। कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। मेजरली अगर बात करें तो 40 to 50% कॉन्स्टिट्यूशन हमने डायरेक्ट वहीं से लिया हुआ है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे प्राउडली कहा था क्या, कि ये कोई कंपाइलेशन नहीं है, ये रैंसैक है, रैंसैक ऑफ ऑल नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। इसमें सभी कॉन्स्टिट्यूशन को मिलाकर बनाया गया है, जो अच्छी बातें हैं उनकी वो मिलाकर बनाई गई है। और उसमें सबसे मेन कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये आप लिख लीजिए। और इसमें लिखने वाली बातें क्या हैं, मैं भी दिखा देता हूँ आपको, कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, वो हमने अमेरिका से लिए हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी क्या, मैं इसे लिख देता हूँ, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए हैं। कहाँ से? आयरलैंड। ये लिखा हुआ ना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। और डीपीएसपी आयरलैंड से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो रिलेशंस है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में, जैसे मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस, वो कहाँ गए, वो कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जो कुछ कनाडा से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी, यूएसएसआर, नाउ रशिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, और बहुत सारे लिए गए हैं। इसमें एक और मैं बता देता हूँ आपको, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ से ली गई हैं? यूएसएसआर से। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए। यूएसएसआर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था, और रशिया और 14 कंट्रीज़ में टूट गया था। ठीक है, और इसमें हम आगे बात करते हैं कि मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल टू या क्लोज रिजम्बलेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें ये सब लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों मानते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? जिसमें बहुत ही स्पेशल प्रोसीजर लगे एक अमेंडमेंट करने के लिए। तो अमेंडमेंट करना जिसे अमेंड करना बहुत ही हार्ड हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हो, तो वो कौन सा होता है? रिजिड। तो फ्लेक्सिबल इसका उल्टा होगा। फ्लेक्सिबल में क्या होगा? जिसे अमेंड करने के लिए आपको कोई हार्ड प्रोविजन या स्ट्रिक्ट प्रोविजंस की जरूरत नहीं हो, इजी हो, नॉर्मल मेजोरिटी से भी आप कर सकते हो। तो इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप इजीली अमेंड कर सकते हो, और कुछ जो चीज़ें हैं वो आप बहुत ही स्पेशल मेजोरिटी से ही अमेंड कर सकते हो। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक ब्लेंड कहा गया है। ब्लेंड का मतलब है मिक्सचर, लिख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ब्लेंड का मतलब है मिक्सचर। ठीक है, ब्लेंड का मतलब है मिक्सचर यहाँ पे। तो इसे आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये है, इधर लिख देता हूँ मैं, मिक्सचर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना तो रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है, बल्कि उन दोनों का सिंथेसिस है। सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस का भी एक सिनोनिम है मिक्सचर ही। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड? 368, आप लिख लीजिए। आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं, वो किससे है? आर्टिकल 368 से। ठीक है, तो कुछ प्रोविज़न जो होते हैं, जैसे जो नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए हों या सिक्योरिटी से जुड़े हों, उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी क्या मतलब? टोटल जो जितने मेंबर हैं, मान लीजिए अभी लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? 545 मेंबर्स की फुल स्ट्रेंथ है। अब इसके 2/3, तो 2/3 आप निकाल सकते हैं इसके। उतने मेंबर
प्रेजेंट होने चाहिए और उतने मेंबर की मेजोरिटी चाहिए, उतने मेंबर अगर उस प्रोविजन को सपोर्ट करेंगे तो वो अमेंड हो सकता है। ठीक है, और इतने ही ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। और जो नॉर्मल प्रोविजंस है, some other provision can be amended by special majority with ratification of half of total states। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ प्रोविजन तो 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी से और कुछ 1/2 की मेजोरिटी से भी हो सकते हैं, टोटल स्टेट्स के 1/2 करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूपी में 80 सीट्स हैं तो 40 उसके, किसी स्टेट में 20 सीट्स हैं तो उसके 10, इस तरीके से हाफ करके। ये नहीं कि टोटल मिला के हाफ करना, नहीं, स्टेट्स के हिसाब से। ठीक है, और कुछ जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के वो सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, जो नॉर्मल कोई भी बिल लाने के लिए नॉर्मल मेजोरिटी चाहिए होती है, उसी से भी हो सकता है 1/3 से। ठीक है, ये सब किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 368 में। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल 368 स्पेशल मेजोरिटी में कितने होते हैं, 2/3। ये दोनों चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम का मतलब है कि दो जगह डिवाइड होगा, एक सेंटर में एक स्टेट में, और पावर्स भी डिवीजन ऑफ पावर होगा उनमें कंप्लीटली। ठीक है, तो इंडिया जो है वो एक फेडरल सिस्टम को भी एस्टेब्लिश करता है। इसकी सारी यूजुअल पावर है फेडरेशन की भी, जो एक यूजुअल वो है फेडरेशन में होती है। ठीक है, जैसे कौन कौन सी, तो आप लिख लेंगे फेडरेशन में क्या क्या होता है। ये 2 गवर्नमेंट डिवीजन, सेंटर और स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोविजंस के लिए है जिसमें 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। कौन सी स्पेशल मेजोरिटी, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, 368, अभी पढ़ा है पीछे हमने। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मतलब स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर अलग अलग है। ठीक है, या लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, स्टेट्स में भी अलग अलग हैं। तो इसीलिए ये फेडरेशन की पावर है। यहाँ पे ये आप ऐसे पॉइंट्स बना के लिख लेंगे कि फेडरेशन, और इधर कौन सा, यूनियन। तो फेडरेशन में ये पॉइंट्स जो मैंने अभी बताया आपको, ये लिख लेंगे आप, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी, यूनिटरी मतलब यूनियन, इसे आप लिख लीजिए यूनियन। बल्कि पहला आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता भी है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन कहता है वो। ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी आप क्वेश्चन में लिख लीजिए, ओरिजिनल जो हमारा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हाथ से लिखा गया था, कोई टाइप नहीं हुआ था, वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था। वो हिंदी लैंग्वेज में नहीं लिखा गया था, वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ओरिजिनली तो हमारा यूनियन ही है, पर इसका फेडरेशन की भी कई चीज़ें यूज़ हुई हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस कर लिया है। तो अब हम यूनिटरी बेसिस पे क्या क्या फीचर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारा है स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो यूनियन में स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, ये रही सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, एमरजेंसी प्रोविजंस। एमरजेंसी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बताया गया आर्टिकल 1 में क्या है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि हमें यूनियन और फेडरेशन दोनों का कंबाइन है, तो हमें कई बड़े बड़े थिंकर्स ने हमारे बारे में क्या कहा कि इंडिया जो है क्वासी फेडरल। किसने कहा, केसी वेयर ने। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जॉनसन और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेमिन ग्रेनविल। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि फेडरेशन और यूनिटरी में, यूनियन में अंतर क्या होता है। तो ऐसे लिखेंगे फेडरेशन, और इधर लिख देंगे हम यूनियन। तो फेडरेशन में क्या होता है, सेंटर और स्टेट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों के पास अपनी अलग अलग सिटीजनशिप होती है, सिटीजनशिप होगी डुअल। ठीक है, अपने लॉज होते हैं, डिफरेंट लॉज। वो तो कभी भी चाहें तो अलग हो सकते हैं, मतलब जैसे एक अमेरिका है यूएसए,
इसका एग्जाम्पल है यूएसए। वो उसके स्टेट हैं 40 स्टेट, उनमें से कोई भी स्टेट जब चाहे अलग हो सकता है, उन्हें पावर है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर स्टेट्स के पास भी बहुत होती है। स्टेट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो ये सब पावर होती है फेडरेशन में। अभी यूनियन में क्या है, सेंटर और स्टेट्स में सेंटर ज़्यादा पावरफुल होता है। मतलब एक तरीके से जैसे हमारी कंट्री है, तो स्टेट्स को पावर तो होंगी, पर सेंटर के पास हमेशा ज़्यादा पावर रहेगी। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप होगी। जैसे हमारी है, वहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कैलिफोर्निया का इंसान है, उसे कैलिफोर्निया की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, और उसके बाद उसकी भी लेनी पड़ेगी यूएसए की भी। तो पर हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप होती है। ठीक है, लॉ सेम होते हैं, सेम लॉज या सेम कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे क्या होता है, स्टेट्स का अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर यहाँ पे भी है, पर स्टेट्स सेंटर के पास ज़्यादा है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कौन है, इंडिया। तो इंडिया तो क्वासी फेडरल है, पूरा यूनियन तो है ही नहीं। तो इसका एग्जाम्पल कौन है, ब्रिटेन। इसीलिए हमने ये कहाँ से लिया है, कुछ कुछ 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, जो कौन लाया था, ब्रिटेन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। आगे चलते हैं, फेडरेशन और यूनियन में अंतर पता चल गया। अगला वो देखते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये आपको सबको पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है, कि जो गवर्नमेंट का हेड रहेगा वो कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे है, यूएसए में। वहाँ पे हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है, अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम किस उस पर बेस करता है, फीचर्स क्या क्या हैं, कि नोमिनियल और रियल एग्जीक्यूटिव्स अलग है। नॉमिनल कौन है, प्रेसिडेंट, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, पीएम। ठीक है, मेजोरिटी पार्टी का रूल होगा, ये तो सबको पता ही है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, ये भी आप समझ गए होंगे कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कलेक्ट करके होती है, एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के लिए। लेजिस्लेचर मतलब लॉज जो फॉलो कराता है। ठीक है, मेंबरशिप होती है मिनिस्टर्स की लेजिस्लेचर में, लीडरशिप, पीएम जो है वो लीडर होगा, और सीएम स्टेट लेजिस्लेचर का लीडर होगा। पर नॉमिनल हेड कौन होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा प्रेसिडेंट, और स्टेट का कौन, गवर्नर। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर आने वाली वीडियोस में इनके बारे में भी अलग से वीडियो बन के आएगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए थे, अभी आपको बताया था, ये लिए थे यूएसए से या अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, और उन्हें डिवाइड किया गया है अलग अलग आर्टिकल्स में। जैसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। इसकी एक अलग से वीडियो आएगी पूरी फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करने वाली। उसमें मैं एक एक आर्टिकल को आपको धीर मतलब ध्यान से बता दूंगा पूरा डिफाइन करके। तो भी आप यही याद रखिए। और वनडे एग्जाम में ज़्यादातर इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाता है कि राइट टू इक्वालिटी में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स 29 and 30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये इंपॉर्टेंट है। मगर इसमें क्या है 32 में, कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट से आपको डिप्राइव किया गया है, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिला, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 32 में। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। और क्या बताना था? ये आप याद कर सकते हो कि कहाँ वैसे आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पहले पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या है, आर्टिकल 1 to 5 किसके बारे में बताया हुआ है, जो हमारा स्टेट की बाउंड्रीज है, लैंग्वेजेस हैं, इनके बारे में। ठीक है, फिर पार्ट 2 है, यह है पार्ट 1, 6 to 12। इसके बारे में इसमें बता रखा है सिटीजनशिप के बारे में, कि कौन सिटीजन होगा, कौन नहीं होगा, किसी सिटीजनशिप मिलेगी, किस तरीके से सिटीजनशिप मिल सकती है। उसके 5 तरीके होते हैं किसी को सिटीजनशिप देने के। वो भी हम जब ये पार्ट 2 डिस्कस करेंगे तब उसमें बता देंगे। पार्ट 3 है, ये है वो 6 to 11 है, सॉरी।
इसे आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। 12 to 35 आर्टिकल्स, ये है फंडामेंटल राइट्स। पर अभी आपने देखा कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के जो बता रहा था वो 14 से लेके स्टार्ट थे। तो 12, 13, 14, 12 और 13 में क्या है, उसमें डिसाइड कर रखा है कि स्टेट कौन होगा जिसे गारंटी करनी पड़ेगी फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को। तो स्टेट सेंटर, स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी हो सकता है, कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी भी हो सकती है। ठीक है, हर वो एरिया जिसके आसपास बाउंड्री और उसकी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, वो एक स्टेट है। ठीक है, ये 12th आर्टिकल में लिखा हुआ है। उसके बाद पार्ट 4 है हमारा 36 to 51। ये क्या है, DPSP। ठीक है, तो सिटीजनशिप हमने कहाँ से देख के ली, ब्रिटेन से, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, ये अभी बताया था जब मैं आपको फेडरल और यूनियन बता रहा था। फंडामेंटल राइट USA से, DPSP आयरलैंड से। ये आप लिख लीजिए, ये पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। आगे चलते हैं, DPSP। आगे हम बात करेंगे DPSP के बारे में। अब DPSP क्या है, DPSP है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें ये जो राइट है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये ध्यान रखेगा कि ये राइट्स एनफोर्सेबल हों, मतलब गवर्नमेंट को आपको ये राइट देने ही पड़ेंगे। ठीक है, पर जो ये है DPSP, ये नॉन एनफोर्सेबल है। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपके राइट डिप्राइव भी कर सकती है। एक तरीके से गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन है कि गवर्नमेंट को अपना काम कैसे करना चाहिए। जो भी पॉलिसी कोई गवर्नमेंट नहीं बनाएगी उसे कैसे बनाना चाहिए, वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है, नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बात सबको पता चली गई। ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज में है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिब्रा इंटेक्चुअल। ठीक है, तो मतलब 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इन सबको। ठीक है, ये क्या है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाने के लिए आपको आइडियाज़ दिए गए हैं कि गवर्नमेंट को इन आइडियाज़ पे काम करना चाहिए। ठीक है, ये वो नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें यहीं पे ये लिखा हुआ है, इसके ज़्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, डिसीजन जो दिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेड रॉक है, मतलब कि ये बेसिक बेस यही है। बेड रॉक होता है मतलब जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा होता है, तो मतलब बेस बिल्कुल। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अगर किसी को वो प्रायोरिटी देनी है तो फंडामेंटल राइट्स को दी जाएगी। ये बात किसने करी, सुप्रीम कोर्ट ने। कब, मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में। ठीक है, यही है इसमें इंपॉर्टेंट बस। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। पहले फंडामेंटल राइट्स किसके थे, हमारे लिए थे। अब DPSP किसके लिए थे, गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन थे। अब ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है जो सिटीजन्स के लिए। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, पर जब एमरजेंसी चल रही थी 1975 से 77 तक, इंटरनल इमरजेंसी, तो उस टाइम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये लिख लीजिए आप, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इससे इन्हें ऐड किया गया था, किन्हें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ठीक है, और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक और ड्यूटी ऐड करी गई थी। ठीक है, पहले कितनी थी, ये इसमें थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, पर 86 CAA से जो 2002 में आया था उससे 11th भी ऐड करी गई। ठीक है, तो पार्ट 4A में है ये, आर्टिकल 51A, किस में है, आर्टिकल 51A। ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिसमें आपको रिस्पेक्ट देनी होगी कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, सोवर्निटी प्रोटेक्ट करनी होगी, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल,
टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर एंड सो ऑन। मतलब ऐसी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जिसमें आपको मेनली ये काम करने हैं, ठीक है। ये एक सिटीज़न के, हर सिटीज़न के लिए क्या है, रिमाइंडर है, जिससे वो अपने राइट एंजॉय करते करते ये ना भूल जाए कि उसे कंट्री के लिए अपनी कुछ ड्यूटीज़ भी पूरी करनी है, ठीक है। ये भी डीपीएसपी की तरह ये भी नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब नॉन एनफोर्सेबल। अगर ये कोई पूरी नहीं करता तो उसे सज़ा नहीं होगी। यही डीपीएसपी का भी वो है, ठीक है, कि अगर कोई डीपीएसपी फॉलो नहीं करता तो उसे कोई ये नहीं होगा कि आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर देंगे। किस वजह से? आर्टिकल, कौन से आर्टिकल? 32 की वजह से, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाला, ठीक है। ये है ना, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसीलिए इसे मैंने नोट करने के लिए कहा था। वैसे तो आपको ये सभी नोट कर लेने चाहिए, ये जितने भी हैं सब इम्पोर्टेंट ही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया इसका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, 10 और 11, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं सेक्युलर स्टेट। अब सेक्युलर स्टेट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमेशा एक सेक्युलर स्टेट होता था, पर ये बात लिखी नहीं हुई थी कहीं पे भी। इसकी मतलब, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पहले से सेक्युलर नहीं था, बस ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी। उसके आर्टिकल पहले भी ऐसे थे कि जो लॉज थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो साफ दिखाते थे कि ये सेक्युलर स्टेट है। जैसे वो आर्टिकल थे ऐसे कि प्रियम्बल में था कि इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, बिलीफ मतलब फेथ एंड वर्शिप। अब तो समझ में आ गया, बिलीफ मतलब किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे उस बात की फ्रीडम है, यही सेक्युलर का मतलब है, ठीक है। पर ये कहीं सेक्युलर वर्ड नहीं लिखा होता है, लिखा कब गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 का, ठीक है। ये जिसमें अभी वो भी जुड़ा था, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन 42nd CAA को, ये याद रखना आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। स्टेट किसी को डिनाई नहीं करेगा कि इक्वेलिटी लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसके हर लॉ का प्रोटेक्शन होगा, आर्टिकल 14। कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी सिटीजन के खिलाफ रिलीजन की वजह से, आर्टिकल 15, ठीक है। हर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह, उसमें बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको। ये भी आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है। ये आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम तो है ही आर्टिकल 25 to 28 में, तो वो भी पूरा, वो तो पूरा का पूरा ही इसी में ही है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही सेक्युलर वर्ड जोड़ा है, उससे पहले इंडिया सेक्युलर कंट्री नहीं था, तो वो बिल्कुल ही गलत है। ये सारे आर्टिकल्स इस बात को प्रूव करते हैं कि इंडिया पहले से ही एक सेक्युलर कंट्री था, यहाँ पर सिर्फ उसे ऑफिशियली एक नाम दिया गया है, ठीक है। क्योंकि इंडिया किसी भी रिलीजन के साथ भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है किसमें? वो आर्टिकल 15 में, कि किसी भी रिलीजन की वजह से किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म, एक होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म जैसे हमारा सेक्युलरिज्म है, सबको, सब धर्मों के साथ रिस्पेक्ट, सब धर्मों को रिस्पेक्ट देंगे, किसी धर्म की वो नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी धर्म के साथ, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। क्या एग्जांपल है इसका? इंडिया। नेगेटिव सेक्युलरिज्म होता है वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, कि हमारी कंट्री में कोई भी रिलीजन नहीं होगा, नो रिलीजन एट ऑल, और वो सभी कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नो रिलीजियस प्रैक्टिस, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? फ्रांस। अभी आपने देखा होगा कि मुस्लिम का बुरखा वाला इशू चला था लास्ट ईयर, उसमें तो किसकी वजह से? नेगेटिव सेक्युलर कंट्री है इसलिए, ठीक है। तो सेक्युलर कंट्री का समझ में आ गया, और ये भी आपको क्लियर हो गया होगा
कि इंडिया सेकुलर कंट्री ही था शुरू से ही, पर बस ये वर्ड लास्ट में जोड़ा गया। इसके साथ सोशलिस्ट और डेमो और सोशलिस्ट और सोवर्निटी भी वर्ड जोड़ा गया था इसी के साथ ही, इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। प्रियम्बल बस एक ही बार अमेंड हुआ है, कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। तो ये आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिया गया है कब? इंडिया को फ्रीडम के बाद। मतलब जो भी 18 ईयर्स से अबव के एडल्ट्स हैं उन्हें वोट डालने का राइट है, राइट टू वोट, ठीक है, वोटिंग राइट। यही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट कर लिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लोकसभा के इलेक्शन के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन के लिए। तो सिटीजन जो 18 ईयर से कम नहीं है उन्हें राइट टू वोट मिल जाता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ और सोन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि वोटिंग एज जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई थी इनिशियली, वो थी 21 ईयर्स, पर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में जो हुआ उसे उसे उससे उस एज को 21 से रिड्यूस करके क्या कर दिया गया? 18। कब? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ये आपको लिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखते हैं, और इसमें कुछ नहीं है। अब सिंगल सिटीजनशिप, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये सिंगल सिटीजनशिप देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भले ही वो फेडरल है, जबकि फेडरल में क्या होता है कि डुअल सिटीजनशिप दी जाती है, जैसे यूएसए में हमने देखा, स्टेट्स की और सेंटर की भी, ठीक है। पर इंडिया की सिटीजनशिप किसकी तरह है? ब्रिटेन की तरह, ये सिंगल सिटीजनशिप देता है। और अगर कोई और किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है, ठीक है। यही इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडीज। अब इंडिपेंडेंट बॉडीज क्या होती है? जिनपे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है, जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्या करती है? हेल्प करते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन, वो क्या करता है? इलेक्शन कमीशन सभी इलेक्शन करवाता है, सिर्फ किसे छोड़ के? पंचायत के इलेक्शन को। पंचायत के इलेक्शन कौन कराती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होती है। हर स्टेट की अलग इलेक्शन कमीशन होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इलेक्शन जितने भी होंगे, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, विधानसभा के हो, विधान परिषद के हो, कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन। पर बाकी पंचायत के इलेक्शन कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये लिख लीजिए। तो इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल 3 to 4, ये भी आप लिख लीजिए। फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये है कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये अकाउंट्स करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है, इसलिए इसे ऑडिटर जनरल भी कहते हैं, ठीक है। ये एक्ट करता है जैसे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स और कमेंट्स का इन द लीगलिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऑडिट करता है, तो इसे कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल कहते हैं, ठीक है। यूपीएससी, ये एग्ज़ाम कराती है ऑल इंडिया सर्विसेज के और हायर सेंट्रल सर्विसेज के, ठीक है। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये चारों कौन सी हैं? इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। इनके बारे में आप लगभग जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी को टेन्योर कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट। और इनका सर्विस कंडीशन, एक्सपेंसेस, और वो चार्ज कहाँ से होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? जो इंडिया का रिजर्व फंड होता है, ठीक है। अब इमरजेंसी प्रोविजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसी बताई गई हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है? जब कोई वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन चल रहा हो, या सिविल वॉर हो रही हो, आर्म्ड सिविल वॉर। ये किस में लिखी हुई है? आर्टिकल 352। तो 352 में कौन सी है? नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, ये कब होता है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब किसी स्टेट में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सही से काम नहीं कर पाती, ठीक है, या सेंटर के साथ वो नहीं कर पाती, सेंटर को ओबे नहीं कर पाती, ठीक है। तो 356 आर्टिकल में है। तो 3 है, 352 इसमें नेशनल है, 356 इसमें स्टेट है, और 360 इसमें है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट होता है इंडिया की, ठीक है। तो इमरजेंसी के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो जाती है और स्टेट जो होते हैं वो टोटल कंट्रोल में चले जाते हैं सेंटर के।
स्टेट जो टोटल कंट्रोल में हो जाते हैं सेंटर के, ठीक है। बस यही है इसमें। तो ये इसमें पूरा एक तरीके से अंडर प्रेसिडेंट रूल आ जाता है, किसमें, स्टेट इमरजेंसी में। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। अब 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है? पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी कोर कॉन्स्टिट्यूशन की तरह 2 ही पॉलिटिकल सिस्टम से, एक सेंटर एक स्टेट, ठीक है। पहला क्या था, सेंटर, और दूसरा है स्टेट। पर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आए थे, उन्होंने एक 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट भी ऐड कर दिया, लोकल गवर्नमेंट, ये जिसे पंचायती राज भी बोलते हैं, ठीक है। 73rd में ऐड हुई थी पंचायत, और 74th में ऐड हुई थी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बारे में हम अगले उसमें पढ़ेंगे स्लाइड में, ठीक है। ठीक है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया था, उसने पंचायत को, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट से, उन्हें ऐड कर दिया था पार्ट 9th में, और एक नया शेड्यूल बनाया था, शेड्यूल 11th कॉन्स्टिट्यूशन का। और उसी तरह 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसने रिकॉग्निशन दे दी थी म्यूनसिपैलिटीज़ को, और 9th ए पार्ट बनाया था और शेड्यूल बनाया था 12, ठीक है। तो अगर इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो आप बता दोगे किससे, पंचायत से। 12th शेड्यूल म्यूनसिपैलिटीज से। 73rd अमेंडमेंट पंचायत से। 74th अमेंडमेंट किससे, म्यूनसिपैलिटी से। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में आया था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सॉरी, मैंने म्यूनसिपैलिटी की जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी बता दिया था, वो म्यूनसिपैलिटीज़ था, ठीक है। आप इसे ठीक कर लेना, इसमें मैंने यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बता दिया था 74th में, ठीक है। इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। और वैसे एक जो हमारा वो है डीपीएसपी, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मेंशन है, कौन से में, 43 के बी में, ठीक है। और हमें राइट टू फॉर्म है कोऑपरेटिव सोसाइटी, फंडामेंटल राइट में कौन सा, आर्टिकल 19 में। इसमें हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं पीसफुल तरीके से, ठीक है। और आर्टिकल 43 में हमें डीपीएसपी में मिल गया कि प्रमोशन कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और इससे पार्ट 9th भी, पार्ट 9th किससे रिलेटेड था, पंचायत से। पार्ट 9th ए किससे रिलेटेड है, म्यूनसिपैलिटीज से। और पार्ट 9th बी किससे रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 243 ZS टू 243 ZT, ठीक है। यही है इसमें इम्पोर्टेंट, ये आप याद रखना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अभी मैं आपको बता दूं इसका, ये तो आपके हो गए कि वो कितने थे, इसके फीचर्स क्या थे। अब इसके क्रिटिसिज्म भी हुए। क्रिटिसिज्म क्या क्या थे इसके, लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या था कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। बोरोड का मतलब कि उधार लिया हुआ, दूसरी कंट्रीज से लिया हुआ है, ठीक है। मैं एक तो ये था, पर इसके लिए भी उसने, अंबेडकर जी ने बोल दिया था कि ये एक रैंसैक है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ये कोई कॉपी नहीं है। एक बोला गया कि कॉपी है किसकी, 1935 एक्ट की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसकी कॉपी है। तो इसमें भी ये बोला गया कि जब अगर हम उसका किसी भी चीज़ से कोई अच्छा ले सकते हैं, या तो उससे किसी भी चीज़ से हम गुड चीज़ें उसकी ले सकते हैं, ये बोल के इसे भी वो कर दिया गया, ठीक है। तीसरा क्या है, एंटी इंडियन है, क्योंकि उस टाइम जो लॉर्ड माउंटबेटन पावर में थे, तो उन्होंने, लोगों का कहना है कि ये उन्होंने अपने हिसाब से चेंज करवा दिया था, ठीक है। अन गांधीयन प्रिंसिपल्स पे काम करता है, मतलब गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे काम नहीं करता, ठीक है। और बताएं, और है बहुत ही ह्यूज साइज में, ऐसे बोलते हैं एलिफेंटाइन साइज, ठीक है। एक ये है, ये
ये भी पता चल गया। और लास्ट वाला क्या था, एक तो था एलिफेंटाइन साइज पेन, एक है पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। ये सब मैं लक्ष्मीकांत बुक जो है उसकी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, अपनी मेरी कोई भी लैंग्वेज नहीं है इसमें, ठीक है। पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में वो थे, वो सब लॉयर्स थे, तो उन्होंने मिलके बनाया, इसलिए लॉयर्स की बात रखते हैं, नॉर्मल सिटीजन्स की बात नहीं करता, ठीक है। ये भी कहा गया है इसमें। अब देखते हैं आपको इसमें नोट क्या क्या करना है। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको नोट क्या क्या करना है पर स्लाइड में से, ठीक है। आप उसे नोट कर लीजिएगा या बाद में दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसमें से तो बस ये नोट कर सकते हो, बाकी अभी मैं बताऊँगा। लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था। इसके ये डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड था शुरू में 22 पार्ट्स में, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे, पर अब 470 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये लिखना है आपको। आगे चलते हैं। ड्रोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कहाँ कहाँ से ड्रोन करा गया। पहला सिटीजनशिप वाला ब्रिटेन से करा गया, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, ठीक है। चलो मैं ऐसे लिख, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से, यूके से, ठीक है। दूसरा क्या है, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से, और डीपीएसपी आयरलैंड से, और जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो यूएसएसआर से, जब वो यूएसएसआर था तो वो रशिया हो गया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। और 1935 का एक्ट भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हमारा एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट का, सेंटर और स्टेट रिलेशंस का, वो तो हमने डायरेक्ट ऐसे का ऐसे ही उठा लिया, किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आगे चलते हैं। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और वो फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसमें रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आपको पता चली गया होगा। 368 आर्टिकल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। स्पेशल मेजोरिटी 2/3, नॉर्मल मेजोरिटी 1/2 और हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368 है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अब फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम, ये तो आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। दोनों की ये लिखी हुई हैं कि फेडरल सिस्टम में कौन कौन सी होती हैं पावर्स। जैसे टू गवर्नमेंट होती है, सेंटर और स्टेट की अलग अलग, डिवीजन ऑफ पावर्स होती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। और इसमें हमारे में क्या है, लिस्ट बटी हुई है, यूनियन लिस्ट, ये तो आपको पता ही होगा, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसमें क्या है कि जो 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 प्रोविजंस है या जो जो मैटर्स हैं वो बटे हुए हैं, कि ये मैटर स्टेट लिस्ट में आएगा तो इसे स्टेट हैंडल करेगी, जो यूनियन लिस्ट में आएगा उसे यूनियन हैंडल करेगी, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा उसे दोनों हैंडल करेंगी, पर प्रायोरिटी हमेशा यूनियन को दी जाएगी उसमें, ठीक है, अगर दोनों का क्लैश होता है तो। और फेडरल सिस्टम में क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग वो यूनिटरी सिस्टम में भी फेडरल सिस्टम की तो बात हो गई। यूनिटरी सिस्टम में स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, ब्रिटेन जो हमने ब्रिटेन से लिया, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर होते हैं सेंटर के द्वारा, ऑल इंडिया सर्विसेज जो यूपीएससी कराती है, एमरजेंसी प्रोविजन 352, आर्टिकल 356 और 360, ये आपको याद रखने हैं। और आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। क्वासी फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स ने कहा है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें नॉमिनल हेड तो प्रेसिडेंट है, पर रियल हेड, नॉमिनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट, पर रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और ऐसे ही स्टेट्स में नॉमिनल हेड कौन है, गवर्नर, और रियल हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स, ये 6 के 6 राइट्स आपको पता होना चाहिए कि ये वो 7, हाँ 6 राइट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है ये भी पता होना चाहिए, कि जब फंडामेंटल राइट्स की डिटेल्ड वीडियो आएगी तब हम उसमें बता देंगे आपको कि इस हर एक आर्टिकल का मतलब क्या है। 1 बाय 1 आर्टिकल से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि ये पहला चैप्टर था, इससे पहले हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से
एक्ट आए थे ब्रिटिश टाइम में, वो मैंने इंक्लूड अभी नहीं किया, वो मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा, उसी में इंक्लूड हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं आर्टिकल 1 से शुरू कर दूंगा, पार्ट 1, पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। डीपीएसपी ये कहाँ से लिए थे हमने, ये आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको कई बार बता चुका इसी वीडियो में, ठीक है। इसीलिए आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो को ज़रूर, ठीक है। तो ये बी आर अम्बेडकर ने कहा ये 3 कैटेगरीज में होते हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिब्रा इंटेलेक्चुअल, सॉरी, ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस के बारे में 1980 में, जिसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में प्रायोरिटी फंडामेंटल राइट्स को मिलेगी। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी, और वो भी किसकी रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी, कहाँ गया ये रहा, स्वर्ण सिंह कमेटी, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पिछली बार बताना भूल गया था। किसने ऐड कराई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐड हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। इसी में क्या हुआ था, ये इसी को क्या बोलते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी में प्रीएम्बल भी ऐड हुआ था, उसमें सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था, ठीक है। ये भी आप लिख लीजिएगा। ये 82nd में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई है, स्टार्टिंग में 10th थी, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकुलर स्टेट में ये कोई आर्टिकल आप याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। पॉजिटिव और नेगेटिव सेकुलरिज्म में अंतर पता होना चाहिए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, ठीक है। ये भी आपको पता चली गया सब। आगे चलते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो इसमें 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 का, ये ज़रूर याद होना चाहिए। इसमें क्या करा गया, 21 ईयर से 18 ईयर कर दी गई थी वोटिंग एज, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। यहाँ पे मैंने यूएस से लिखा हुआ है, पर इसका आपको पता है यूएस से क्यों लिखा गया था यहाँ पे, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली हमने, ब्रिटेन से। यूएस से तो मैं फेडरल बताने के लिए लिखा था यहाँ पे, ठीक है। इंडिपेंडेंट बॉडी कौन कौन सी, इलेक्शन कमीशन, 324 आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीएजी, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब इमरजेंसी प्रोविजन 3 आर्टिकल है, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट्स में लगता है वो स्टेट इमरजेंसी में लगता है, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अब 3 टायर गवर्नमेंट के बारे में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुआ था, उसमें पंचायत ऐड हुई थी, और एक 11th शेड्यूल पार्ट 9th, 74th में पार्ट 9th ए, 12th शेड्यूल और म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 का जो आया था। डीपीएसपी एक 43 का भी आर्टिकल 19, ठीक है, पार्ट 9 का भी, और आर्टिकल 243 ZS टू 243 Z1। अब इसी के साथ मैंने आपको इसकी कुछ वो भी बताई थी, क्रिटिसिज्म क्या था वो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहा गया इसे। दूसरा कार्बन कॉपी कहा गया किसकी, 1935 एक्ट की। और अन इंडियन या एंटी इंडियन भी कहा गया। अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, एलिफेंटाइन साइज, ठीक है। और पैराडाइज ऑफ लोअर्स भी कहा गया। वैसे इसके बारे में सब के बारे में वो कहा गया था कि इस पर इसका एक्सप्लेनेशन दे गई, पर इसका कोई लॉजिकल वो नहीं है, पर ये क्रिटिसिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। यही बताना था, यही इसमें इम्पोर्टेंट था। और फाइनली थैंक यू, आपने पूरा लेक्चर अटेंड किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो हमारे आते रहेंगे। अभी कल मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें पूरा एम लक्ष्मीकांत में ख़त्म कर दूंगा, धीरे धीरे करके, चैप्टर बाय चैप्टर। और भी टॉपिक्स पे हमारी वीडियो आ चुकी हैं, आप उन्हें जाकर देख लीजिए। जैसे इंग्लिश भी चल रही है, मैथ्स भी चल रही है, और करंट अफेयर्स की भी वीडियो हमारी जल्दी आने वाली हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू, और लास्ट में बाय।